हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। और नहीं है तो बच्चों आप होने वाले हैं, बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 1 मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, वो हमने इकट्ठे करे हैं और आपके लिए लाए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एक ही जगह मिल जाएंगे। ओके, मोस्टली क्वेश्चन बच्चों इस शीट्स में जो है वो प्रीवियसली बोर्ड्स में आए हुए हैं, जो कि 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू असाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस टू चार्ज। तो मतलब हमें उन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले चार्जेस को नाम दिया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बच्चों उन साइंटिस्ट का नाम है, आप इनके नाम से काफी अवेयर होंगे आई थिंक। इनका नाम है बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस हुए थे। इन्होंने जो लाइटनिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक काइट के थ्रो करके दिखाया था बच्चों। ओके, ये वेरी फेमस साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने ही बच्चों नाम दिया है चार्जेस को पॉजिटिव एंड निगेटिव। और किस बेस पे नाम दिया है? क्योंकि बच्चों चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जब आप सेम अमाउंट में दो अपोजिटली चार्ज बॉडी को आपस में मिलाते हो तो बच्चों वो न्यूट्रल हो जाती है। तो वो न्यूट्रल जब ही हो सकती है जब दोनों बॉडीज पर बच्चों अपोजिट नेचर का चार्ज हो। इस बेस पर एक बॉडी के चार्ज को प्लस और दूसरे बॉडी के चार्ज को बच्चों निगेटिव बोल दिया गया है। वेरी सिंपल है और ऐसा ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों हमारा कि अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू ग्लास एंड सिल्क एक्वायर। जब किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रगड़ते हैं तो किस तरीके के चार्ज बच्चों ग्लास रोड और सिल्क पर आ जाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। हम यहीं से चैप्टर में स्टार्टिंग भी लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और वेरी सिंपल कि सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज आता है। ओके बच्चों, ये तो फिर ये डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस के एटम से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड है एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर। सिंपली क्वेश्चन इज आस्क्ड, अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू ग्लास एंड सिल्क क्लॉथ। ओके, तो ग्लास रोड पे बच्चों पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव आ जाता है। इट इज वेरी सिंपल। और बच्चों इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जब इवोनाइट को कैट स्किन के साथ रब करा जाता है तो इवोनाइट मटेरियल और कैट स्किन पर किस तरीके के चार्ज आते हैं। तो बच्चों साथ साथ उसे भी हम ले लेते हैं। तो इवोनाइट पे बच्चों निगेटिव चार्ज आता है और कैट स्किन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप यहाँ सिंपल आंसर राइट कर सकते हैं कि ग्लास रोड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बच्चों, और सिल्क पर जो चार्ज आएगा बच्चों वो निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, two charges q1 and q2 separated by a small distance satisfy the equation q1 plus q2 is equal to 0, what does it tells about the charges। तो बच्चों जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं हमें समझ में आ जाता है। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लें। टू चार्जेस q1 and q2 separated by a small distance satisfy the equation q1 plus q2 is equal to 0, what does it tells about the charges। हम इस इक्वेशन के बेस पर चार्जेस के बारे में क्या बता सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम आगे इस इक्वेशन को राइट करेंगे तो हमें दिखाई देगा q1 माइनस q2। सपोज दैट बच्चों की q2 चार्ज निगेटिव है तो उस केस में q1 चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिंपल। हम q2 की वैल्यू अगर निगेटिव रखेंगे तो q1 आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम q2 चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो आपका q1 चार्ज निगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों सिंपली हम अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, q1 एंड q2 आर अपोजिट इन नेचर। ठीक है, q1 और q2 जो है वो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। इट इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेम टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों हम चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। चार्ज कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडीज। ओके, चार्ज न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट कर सकता है और जनरली अट्रैक्ट करता ही है। ओके, same charges repel each other, opposite charges attract each other, charge is conserved, okay, charge is quantized। तो बच्चों इन कोई सी भी प्रॉपर्टीज में आप दो प्रॉपर्टीज आसानी से लिख सकते हैं। ओके,
तो बच्चों पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, चार्ज अट्रैक्ट्स न्यूट्रल बॉडीज। सेकंड लिख सकते हैं बच्चों हम, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चों चार्ज को आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पर या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट इज द फंडामेंटल लॉ फॉर चार्ज। ओके बच्चों, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज कंजर्व्ड। वी नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगता है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जबकि हम एक सिंपली ये बेसिक लॉ है कि हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और चार्ज क्यों क्वांटाइज्ड है बच्चों? बिकॉज चार्ज इसलिए क्वांटाइज्ड है क्योंकि चार्ज की सबसे छोटी अमाउंट फिक्स है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होती है। ओके, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और बेसिकली बच्चों जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, समझ में आ रही है बच्चों, ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके बच्चों, तो जिस बॉडी पर चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। ओके बच्चों, इट्स वेरी सिंपल है। हम आंसर में लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे बिकॉज only integer number of electron can be transferred from one body to another body. To another body. It's very simple because only integer number of electron can be transferred from one body to another body. तो बच्चों जिस बॉडी पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी से जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस बॉडी पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 point charges Q1 and Q2 are such that Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। What is the nature of force between the two charges? वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। ओके, तो देखो बच्चों, ये देखिए आप, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों ये Q1 Q2 जो है ऑलवेज ही पॉजिटिव आ रहा है, यही है ना मतलब। तो इसका Q1 Q2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। बच्चों ये Q1 Q2 पॉजिटिव कब आएगा? बच्चों देखो Q1 Q2 पॉजिटिव जब आएगा जब आपका Q1 भी निगेटिव हो और Q2 भी निगेटिव हो, ऐसे केस में। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। ओके, या दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तब भी क्या आएगा, Q1 Q2 प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। यानी कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है सेम टाइप ऑफ चार्जेस। और जब बच्चों सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं तो हमें पता है वो एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बेस पे हम लिख सकते हैं, द नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेम। द नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेम बिकॉज बच्चों प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर नहीं हो रहा है बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्टेट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन इट। बच्चों देखो ये सीरीज इसलिए लाई गई है कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाए। बट हम ये प्रॉब्लम्स इसलिए करा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आप ये सब पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे कि आपको कम टाइम में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों,
तो हम मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं ये समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप पहले ये पढ़ चुके हैं, बट फिर भी कोशिश यही रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाए क्वेश्चन के साथ साथ, जिससे कि ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ ना आए बच्चों। ओके, तो बच्चों प्रॉब्लम है स्टेट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है तो हम उसका यूनिट नहीं लिख पाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है E = F/Q। बच्चों इसके बेस पर ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख पाते हैं। ओके, बट यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछी है, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। बच्चों जितना पूछा है अभी हम सिर्फ उतनी बात करेंगे। तो बच्चों फोर्स के लिए यूनिट आता है न्यूटन, और बच्चों चार्ज के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट आता है कूलम। न्यूटन भी एसआई सिस्टम का है बच्चों, कूलम भी एसआई सिस्टम का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। बच्चों हमको इसको डिफाइन भी करना है, तो हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सपोज दैट कि इफ फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, कितने चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सपोज दैट 1 कूलम चार्ज है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर क्या लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उस केस में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितना आएगी, 1/1, दैट इज 1 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों मुझे ये 1 न्यूटन पर कूलम डिफाइन करना है, तो बच्चों मैं कैसे डिफाइन करूंगा 1 न्यूटन पर कूलम। ओके, ठीक है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि मान लो कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा है, तो वो बच्चों जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स को ही बच्चों हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1 न्यूटन पर कूलम की, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और वो 1 कूलम का जो चार्ज है बच्चों ओनली 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इस केस में बच्चों उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो 1 न्यूटन पर कूलम होगा। बस इसी सेंटेंस को आपको बच्चों इंग्लिश में राइट करना है और सिंपल आपका आंसर हो जाएगा, आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज experiences 1 Newton of force at a point in an electric field, then electric field intensity is said to be 1 Newton per coulomb at that point। बच्चों आप इसको पढ़ लें, राइट कर लें, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, देखिए इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज experiences 1 Newton of force at a point in an electric field, then electric field intensity is said to be 1 Newton per coulomb at that point। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम इसके साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसके बाद। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बच्चों आप इसको राइट कर सकते हैं पॉज लगा करके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, force between 2 point electric charges kept at a distance d apart in air is capital F. If these charges are kept at the same distance in water, how does the force between them change? Okay, तो बच्चों इसके लिए आपको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, बिकॉज कूलम्स लॉ बताता है कि अगर कोई 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज कहीं रखे हुए हैं तो उनके बीच कितना फोर्स लगता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बच्चों। ओके, अगर सपोज दैट 2 पॉइंट चार्जेस है ना, पहला केस है कि एयर में रखे हुए हैं, उन्हीं चार्जेस को उठा करके वाटर में ले जाते हैं, सेम डिस्टेंस रहती है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, चार्जेस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ मीडियम चेंज करा जाता है। ओके, तो बच्चों देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0।
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब का केस है बच्चों? जब चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, बिकॉज ये जो एप्सिलॉन जीरो है ये आपको बता रहा है कि चार्जेस जो हैं भैया एयर या वैक्यूम में रखे हुए हैं। ओके, बिकॉज एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। यहाँ कुछ और नहीं लिखा हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं लिखी है या किसी मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, तो हम सिंपली खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ ये जो चार्जेस हैं भैया ये एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं। ओके बच्चों, अब सेम चार्जेस को उठा करके आप कहाँ ले गए हैं? किसी वाटर, किसी मीडियम में, और मीडियम क्या है बच्चों? हमारा वाटर है। ओके, उस केस में बच्चों फोर्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम मटेरियल, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर प्लेस्ड। ओके बच्चों, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का चार्ज उतने ही टाइम्स वीक हो जाता है। बहुत अच्छे से जानते हैं हम, बिकॉज देखो बच्चों फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होने वाला है। फॉर्मूला चेंज होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों के आ जाएगा, देख रहे हैं आप, अपॉन में आ रहा है के, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, एयर और वैक्यूम को छोड़ करके इसकी वैल्यू बच्चों, ठीक है, मोस्टली मीडियम के लिए बच्चों क्या होती है? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब हम एयर और वैक्यूम से हट करके अगर चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में अगर रखेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच जो फोर्स है लगने वाला वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बाकी सारी चीजें वही हैं, देखिए आप Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अगर मैं ये 1/k सेपरेट कर लूँ तो देखो फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या टर्म है बच्चों? ये एफ है। ओके, ये देखिए एफ की वैल्यू है ना सेम, तो एफ रख दीजिए आप इधर। तो आपको क्या मिलने वाला है कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के। तो बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स जो है मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है, तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। हमारा आंसर आएगा एफ अपॉन 80। वेरी सिंपल। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्केच द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q लेस देन 0 एंड Q ग्रेटर देन 0। वेरी सिंपल है। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? निगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों? पॉजिटिव। इफ Q लेस देन 0, Q निगेटिव है, Q ग्रेटर देन 0 इट मींस Q पॉजिटिव है। तो बच्चों सभी बच्चे जानते होंगे आई थिंक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं। बस हमें वही स्केच करना है। वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओके, देखिए बच्चों हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। फोर, ओके, देखिए बच्चे इफ फोर Q लेस देन 0 है बच्चों, इसका मतलब Q क्या होगा आपका? निगेटिव होगा। ओके, तो मैं अगर निगेटिव चार्ज ले लूं तो बच्चों इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? परपेंडिकुलरली इनवर्ड होंगी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, बट आप ड्रॉ करते वक्त ऐसे ध्यान रखें कि ये परपेंडिकुलरली, कैसा ध्यान रखना है आपको कि परपेंडिकुलरली एंटर करें। ओके, तो आप ये अपना 1 मार्क्स छोड़े नहीं। ओके, राइट। और सपोज दैट बच्चों ये आपको पता चल गया, ठीक है, राइट। अब हम क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट चलिए आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, राइट। ओके, ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं 4 Q ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि Q जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है भाई, और जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होते हैं। ओके, हम वेरी सिंपल एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद बच्चों अगर आपका 1 मार्क्स पक्का होता है तो क्या प्रॉब्लम है? वेरी सिंपल है ना। इसीलिए बच्चों हमने थोड़ी सी मेहनत करी, आपके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं, जिससे कि आपका थोड़ा बोर्ड के लिए टाइम बच जाए, आप अच्छे से और पेपर कर सकें। तो बच्चों आप अपनी रिसर्च भी जारी रखें और हम जितना कर रहे हैं उसका भी बेनिफिट उठाएं। ओके, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D इज F। व्हाट डिस्टेंस?
apart should they be kept in the same medium so that the force between them is F/3। तो बच्चों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल d इज F। तो कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच के डिस्टेंस स्मॉल d है, तो उनके बीच फोर्स लग रहा है F। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा गया है इसमें ही तो व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट। अब इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो कि उनके बीच जो है फोर्स F/3 लगे, सेम मीडियम में ही, उसी मीडियम में। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ना ही चार्ज चेंज हो रहे हैं, बस क्या हो रहा है बच्चों, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और इतना डिस्टेंस चेंज होता है कि उनके बीच फोर्स जो है F/3 हो जाता है। तो बच्चों हमें यही बताना है कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया। ओके, तो बच्चों इसमें सिंपल एक रिलेशन आपको दिखने वाला है, देखिए देखो बच्चों, हम कूलम्ब लॉ से जानते हैं कि F इज इक्वल टू, अब बच्चों हम 1/4πε0 के लिए एक कांस्टेंट K ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम लेते हैं उसको, नो प्रॉब्लम। ओके, तो 1/4πε0 के लिए हमने K राइट कर लिया। चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, तो Q1 एंड Q2 सपोज दैट इनके बीच सेपरेशन स्मॉल r है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाद में बच्चों क्या होता है कि फोर्स F से F डैश हो जाता है, और ये K Q1 Q2 अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, R डैश का स्क्वायर मान सकते हैं हम इसको। ओके, R डैश का स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। बच्चों एक बात बताइए, जब आप चार्ज चेंज नहीं कर रहे हैं, मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फोर्स कैसे चेंज हो सकता है कि आप डिस्टेंस चेंज करें? सिंपली बिकॉज कूलम्ब्स फॉर्मूला आपको बताता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स तभी चेंज कर सकते हैं, या तो हम चार्ज चेंज कर दें, या मीडियम चेंज कर दें, या उनके बीच का सेपरेशन चेंज कर दें। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे चेंजेस में से कोई भी एक चेंज ला करके हम फोर्स चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है बच्चों, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या करा है, डिस्टेंस चेंज करी है, और हमारा फोर्स कितना हो गया बच्चों, ये जो F डैश है आपका F/3 है। ओके, दे रखा है हमको प्रॉब्लम के अंदर हमको दे रखा है कि F डैश जो है वो F/3 है, तो यहाँ F/3 रख देंगे हम वैल्यू। ओके, ठीक है, ये आ गया आपका F/3। ओके, तो दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। ओके, K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप जो है ना F का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ओके, उस एक्सप्रेशन को रख दीजिए। F का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, K Q1 Q2 R स्क्वायर, राइट। दिस इज K Q1 Q2 R डैश का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं करा हमने, जो F था उसका वैल्यू पुट कर दिया सिर्फ। ओके, वो क्या है मान ली K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये Q1 Q2 कट रहा है, आपका K कट रहा है, सिंपल एज। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है कि 1/3 R स्क्वायर इज इक्वल टू R डैश का स्क्वायर, सिंपल, नो प्रॉब्लम बच्चों। R डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर। तो बच्चों ये R डैश जो आ रहा है हमारा, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, √3R। ठीक है बच्चों, देखो फोर्स जो है ना 3 टाइम डिक्रीज हो रहा है। ओके, 3 टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं ना, चार्जेस के बीच का जब हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज हो जाता है। व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस देन फोर्स विल बी डिक्रीज इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के फॉर्म में बच्चों फोर्स डिक्रीज होगा, बिकॉज फोर्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स बच्चों 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 गुना डिस्टेंस बढ़ाएंगे बच्चों, फोर्स जो है 16 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो बच्चों फोर्स बिकॉज यहाँ F/3 हो गया है, तो हमें पता चला कि फोर्स F/3 कब हो पाएगा, जब जो डिस्टेंस है उनके बीच कितनी हो जाए, √3R। बच्चों ये जो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट सिर्फ 3 पर ही आएगा। ओके, R पर नहीं आएगा। ओके, on taking square root we can say √3। okay,
√3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.73 इंटू आर। ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तभी तो आप उसके डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर पाओगे। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। देखो, जब दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो बच्चों ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। क्या कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक निगेटिव है और उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इतने डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो बच्चों हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे कि बच्चों ये जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो बच्चों डायपोल मोमेंट क्या होते हैं? देखो, डायपोल मोमेंट जो है बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, राइट। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। असल में बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, ओके, वो असल में कैलकुलेट करा जाता है P = Q × 12 करके। तो समझ लें Q क्या है बच्चों, हमें पता है कि जितना चार्ज निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, और 12 क्या है बच्चों, ये डायपोल लेंथ है, इसको बोलते हैं बच्चों डायपोल लेंथ, ठीक है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of either charge and dipole length of the electric dipole। वेरी सिंपल बच्चों, एक बार और सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट of an electric dipole is defined as the product of the magnitude of either charge and dipole length of the dipole। वेरी सिंपल है, ओके। बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अब हम आते हैं। लिखा है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बाय। तो बच्चों क्वेश्चन है कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं? तो बच्चों आप क्या करें, आप इंटरसेक्ट करा ले पहली बात, ठीक है ना। ओके, जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो आप देखेंगे कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप जो है ना दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बच्चों हमने ये पढ़ रखा है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा जाता है वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अब एक ही पॉइंट पर आप दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहे हैं एक ही फील्ड के। दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो बच्चों हम आंसर में अपने क्या लिखने वाले हैं? हम आंसर में लिखेंगे इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other, then there would be two direction of electric field. That is impossible. That's why electric field lines can never intersect each other. In very simple बच्चों, तो जो मैं बोल रहा हूं आप उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो बच्चों वेरी क्लियर कट बात है, आप ध्यान रखें, कई बार आपको फिगर्स भी बना करके दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि सही फील्ड लाइंस पर राइट
क्लिक करिए। तो उसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चंस में मैं ये भी देख चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्लोज लूप्स बने हुए होते हैं। तो बच्चों जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्लोज लूप्स बने होते हैं आप उसको एकदम कट कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते और ना ही बना सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते? बच्चों क्लोज लूप बनाने के लिए होता है ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से चले वापस वहीं आनी चाहिए, ओके, तभी एक क्लोज लूप बन पाएगा। वेरी सिंपल बच्चों। बट हम जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती हैं, ठीक है ना, और जो बच्चों निगेटिव चार्ज होता है ना उस पर जाकर के एंड हो जाती है, वो कभी जो है निगेटिव चार्ज से बाहर नहीं निकलती हैं। निगेटिव चार्ज में ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों एंटर ही करती हैं। और कैसे एंटर करती हैं? परपेंडिकुलरली। कैसे बाहर निकलती हैं? परपेंडिकुलरली। दे नेवर originate from negative charge, so that's why electric field lines can never make closed loops. ओके तो बच्चों आप आंसर में क्या लिखने वाले हैं? आप आंसर में सिंपल ये लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज. They never start from negative charge and end on positive charge. So that's why electric field lines never make closed loops. ओके ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। इस डायपोल मोमेंट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी? बच्चों डायपोल मोमेंट पे दूसरा क्वेश्चन आ गया जो कि हम पहले क्लियर कर चुके हैं, आप पहले समझ चुके हैं उसको, ठीक है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन बच्चों ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। और उसका यूनिट क्या होता है, वहां यूनिट लिखने से रह गया है बट हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं, नो डाउट बच्चों। P इक्वल टू Q इंटू 2L है। Q बच्चों कूलम है, 2L बच्चों लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर लिखेंगे तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट आएगा वो कूलम मीटर आएगा। वेरी सिंपल बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ डायपोल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्या बच्चों आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों जब हम देखते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, उनकी लेंथ भी सेम है, तो बच्चों वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका सीधे सीधे मतलब होता है कि आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहीं भी लेकर के जाइए, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें दोनों बातों पर ध्यान देना होगा, कहीं डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, कहीं मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए। अगर हम दोनों में से किसी एक में भी चेंज ला पाते हैं तो बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया चार्ज पर, या मान लो फोर्स की स्ट्रेंथ चेंज हो गई चार्ज पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो हमें ये पता होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो है चार्जेस के बीच में कुछ लेंथ होता है, ओके। एक चार्ज निगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, ठीक। जब आप इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, ठीक है, और अलोंग द लाइन लगता है, अलोंग द लाइन, और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब अलोंग द लाइन लगेगा बच्चों, ठीक है ना, अलोंग द लाइन, सपोज दैट एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक ही लाइन पे जा रहा है बच्चों, सेम ही मैग्नीट्यूड का है, तो ये तो कहीं नहीं जाने वाला, फिक्स हो गया ना। तो नेट फोर्स कितना होंगे? 0। बट बच्चों हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे नहीं कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाने पे चेंज हो रहा है। सपोज दैट हो सकता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल का इधर रखा हो उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा हो, या जो चार्ज इधर रखा हो उस पर ज्यादा फोर्स लग रहा हो। तो बच्चों जिस पे भी ज्यादा फोर्स लगेगा ना, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना इलेक्ट्रिक डायपोल पर एक नेट फोर्स लगता है, बिकॉज उधर क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मैग्नीट्यूड होगा ना फोर्स का वो डिफरेंट होगा ऑन डिफरेंट चार्ज, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इजीली क्या कि किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल एक नेट फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, बिकॉज वहां पर फोर्स जो है -q और +q पर
अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, राइट। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। बच्चों ये सभी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें आप, ओके। देखिए, राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं हम? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। These number of field lines we know the electric flux. Okay बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम यही है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखना है इसके अंदर बच्चों, ओके। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with any surface is defined as the total number of electric field lines passing normally to that surface तो बच्चों ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू दैट सरफेस। तो वो सरफेस से लिंक्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है बच्चों, सपोज दैट हमारे पास कोई ये सरफेस है, ओके, और हम देख रहे हैं कि इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे बच्चों, उतना ज्यादा क्या होगा? इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ओके। समझ में आ रही है? मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मोर विल बी फ्लक्स, लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लेस विल बी फ्लक्स, वेरी सिंपल, ओके। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टेट गॉस थ्योरम, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी फेमस लॉ है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ में पता होना चाहिए। तो बच्चों में गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ एक्चुअली बच्चों में टोटल फ्लक्स का आइडिया देता है, ठीक है, कि किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स पास हो सकता है, इस बारे में बच्चों में गॉस लॉ बताता है। गॉस लॉ बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, अगर आप उस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस से कंप्लीटली क्लोज्ड कर लो तो उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। असल में गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू टोटल। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख पाएंगे? तो बच्चों हम इसको डेफिनेशन में ऐसे लिख पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface in free space is always 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। ठीक है बच्चों, I am repeating again, you can write, okay, the total electric flux through any closed surface in free space is always 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। इसमें होता क्या है बच्चों कि हम ना बच्चों कोई जैसे मान लो हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज दैट हमारे पास चार्ज है क्यू, ठीक है। हम इसको कैसी भी रैंडम कैसी भी सरफेस से बच्चों हम इसको, बट हमें क्या करना है ना, कंप्लीटली इनक्लोज करना है। अब हमें पता है सपोज दैट अगर ये चार्ज बच्चों प्लस क्यू है तो इससे क्या होंगे बच्चों? फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, बोलो है कि नहीं है? ये फील्ड लाइंस जाएंगे इससे बाहर की तरफ, ठीक है।
तो ये फील्ड लाइन जब बच्चों निकलेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सरफेस के पास होने वाला, ठीक है। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ओनली 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। हो सकता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर आपके पास डिफरेंट चार्ज हो ऑन डिफरेंट लोकेशन, बट बच्चों हम गॉस थ्योरम के अंदर सिर्फ उसी चार्ज की बात करते हैं जो चार्ज इनक्लोज होता है, बाहर वाले चार्ज का गॉस थ्योरम से कोई लेना देना नहीं होता, ओके। इसीलिए हमने बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, Q टोटल लिखा हुआ है, ओके। टोटल चार्ज हमें पता है बच्चों चार्ज एडिटिव है ना, तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, सीधा अलजेब्रिक सम करके उनका, ओके। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड, ठीक है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। इफ नॉट तो प्लीज कमेंट मी, ओके। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे और भी अच्छे वीडियो बनाएं 2 मार्क्स के लिए बच्चों, जो कि बोर्ड के हिसाब से बच्चों इंपॉर्टेंट हो, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और एक चैप्टर के नहीं। हम बच्चों कोशिश कर रहे हैं कि सभी चैप्टर्स के हम वीडियोस आपके लिए लाएं, ओके। जितना पॉसिबल है बच्चों हम उतना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे आपकी हेल्प के लिए, ओके। अगर बच्चों आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। अब हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए या और किसी चैप्टर के 1 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो तैयार रहिएगा, ओके।